उस बॉक्स में बालों का गुच्छा था। वह खुद को शीशे में देख के संवार रही थी। मुझसे तो बाल सुलझ नहीं रहे हैं, पर शीशे के अंदर मैं ही खड़ी जल्दी जल्दी बालों को सुलझा रही हूँ। बालों के गुच्छे हाथ में आने लगे। वो चीख रही थी, चिल्ला रही थी। जमीन पर चारों तरफ खून ही खून था। हर कहानी की हैप्पी एंडिंग नहीं होती। हमारी प्रकृति हर बार आपको उन रहस्यों को जानने का अधिकार नहीं देती जो कल्पना के भी परे है। एक ग्रुप दिल्ली से निकल के पहाड़ों की तरफ घूमने निकल जाता है, जिसमें एक फैमिली के 4 मेंबर भी थे। सूरज और उसकी वाइफ संगीता, एक बेटा वैभव और बेटी ज्योति। पहले उन्होंने सोचा था कि ट्रेवलर से जाएंगे। फिर सूरज ने कहा कि नहीं, अपनी ही गाड़ी से चलते हैं, मैं ड्राइव कर लूँगा। नए साल का वक्त था, जब बच्चों की छुट्टियां पड़ी होती हैं और सर्दियों में पहाड़ों पर बर्फ़ दिखने का मज़ा भी अलग होता है। बहुत से लोगों का तो सपना होता है कि बर्फ़ पड़ते हुए देखने का, कि एक बार बर्फ़ पड़ती हुई दिख जाए। इन लोगों का कई जगह घूमने का प्लान था, ट्रैकिंग करनी थी और कुछ फेमस लोकेशन को कवर करना था। सुबह के वक्त निकले थे और शाम होते होते देहरादून पहुंच गए। वहाँ एक होटल देखा और बढ़िया सा कमरा ले लिया। छुट्टियों के दिन बढ़िया बीत रहे थे। पहाड़ों पर बर्फ की सफ़ेद चादर जमी हुई थी। वहीं कुछ ट्रेकिंग वालों से बात की और निकल पड़े ये चारों। सूरज और संगीता आगे चल रहे थे, वैभव पीछे रह गया और लास्ट में थी ज्योति। ट्रैकिंग करते वक्त ज्योति को वहाँ एक बॉक्स मिलता है। लकड़ी का बॉक्स था, जिसमें थोड़ी काई सी जमी हुई थी और धूल मिट्टी चिपकी हुई थी। ज्योति को वो बॉक्स देखने में भले ही गंदा सा लग रहा हो, पर वो उसे उठाना चाह रही थी। उसने आगे पीछे देखा, सबसे पीछे वही चल रही थी। उसने वो बॉक्स उठा लिया और जब थोड़ा आगे चलने के बाद ये लोग रुके तो ज्योति ने बैठ के वो बॉक्स खोल के देखा। पहले तो वह बॉक्स उससे खुला नहीं। 2-3 बार कोशिश की, पर ऐसा लग रहा था जैसे उसमें कुछ अटका हुआ हो। बॉक्स पर काई जमी होने की वजह से वह बॉक्स उसके हाथ से छूटकर नीचे गिर गया और खुल गया। उसके अंदर कुछ कागज से पड़े हुए थे। ज्योति ने कागजों को हटाते हुए देखने की कोशिश की कि कुछ है क्या इसमें, तो उसे कुछ बालों का गुच्छा नजर आया, जो कागज में लिपटकर थोड़ा बाहर निकले हुए था। काले सुनहरे बाल। ऊपर से सूरज ने आवाज लगाई, ज्योति बेटा क्या कर रही हो? कुछ नहीं पापा, आ रही हूँ। उसने अपने हाथ झाड़े, बॉक्स वहीं छोड़ दिया और पीछे पीछे चलने लगी। ट्रैकिंग खत्म कर ये लोग लोकेशन पर पहुंचे तो एक छोटा सा ढाबा देख ये वहीं बैठ गए। थक चुके थे सारे और अब भूख भी बहुत लग रही थी। खाना पीना करके शाम तक वापस ये लोग होटल में आ गए। सूरज ने कहा चलो फ्रेश होके आराम करते हैं। वैभव और ज्योति तो बेड पर लेटते ही सो गए। रात 9 बजे संगीता ने दोनों बच्चों को उठाया। बच्चों उठो, खाना नहीं खाना क्या? ज्योति कहती है कि मैं अभी फ्रेश होके आई। वो बाथरूम में गई, खुद को शीशे में देखा, कितनी गंदी सी लग रही हूँ मैं। कंघी उठाई और खुद को संवारने लगी। कंघी में उसके बाल उलझ गए। वो उनको सुलझाने की कोशिश कर रही है। सामने शीशे में देखती है, मुझसे तो बाल सुलझ नहीं रहे हैं, पर शीशे के अंदर मैं ही खड़ी जल्दी जल्दी बालों को सुलझा रही हूँ। उसकी नज़र सामने शीशे पर, और सामने शीशे में जो है उसकी गर्दन नीचे थी। वो जल्दी जल्दी कंघी कर रही है, बाल टूटे जा रहे हैं। ये देखते ही ज्योति रुक सी जाती है, पर सामने शीशे में जो है उसके हाथ नहीं रुके और एकदम से अपना चेहरा उठाकर ज्योति को देखती है। ज्योति एकदम से चिल्लाते हुए पीछे हट जाती है और शीशे में से वो लड़की अपने टूटे बालों का गुच्छा उठाते हुए ज्योति को देखकर हंसती है। उसकी गंदी सी हंसी देख वो रोने लगती है। ज्योति की चीख सुन के सूरज और संगीता भी बाथरूम में आते हैं। दोनों देखते हैं कि ज्योति वहां बैठ के कांप रही थी और रोते रोते अपनी मम्मी के गले लग गई। वो उसे उठा के बाहर लेके गए।
बिठाया और पानी पिलाया। क्या हुआ बेटा, इतनी काँप क्यों रही हो और रो क्यों रही हो? ज्योति ने कहा, मैं जब अंदर अपने बालों पर कंघी कर रही थी तो मेरे सामने मेरे जैसी दिखने वाली कोई और लड़की थी, जिसे देख के मैं डर गई। मम्मी ने बेटी को गले लगाते हुए कहा, कुछ नहीं है बेटा, तुमने कोई बुरा सपना देखा होगा। आओ चलो खाना खाते हैं। ज्योति को संभलने में थोड़ा समय लगा। टेबल पर बैठकर सारे एक साथ खाना खा रहे थे। सबने खाना खत्म किया, पर ज्योति अभी भी खाना खा रही थी। सूरज और संगीता एक दूसरे की तरफ देखते हैं, मानो इशारों इशारों में ही कह रहे हों, ये ठीक तो है ना। संगीता पूछती है, ज्योति ज़्यादा भूख लगी है क्या? ये सुनते ही वो खाते खाते रुक जाती है। नहीं मम्मी, बस हो गया। रात काफ़ी हो चुकी थी। 12:30 बजे तक सब सो गए थे। ज्योति जगी हुई थी, अपने बालों को सहला रही थी और कोई गाना गा रही थी। उसकी आवाज़ मानो पूरी होटल में गूंज रही थी। पर मम्मी पापा इतनी गहरी नींद में थे कि उन्हें कुछ नहीं पता। ज्योति की आवाज़ सुनकर वैभव की आंख खुल गई। वो दोनों साथ में ही सो रहे थे। वैभव ने ज्योति को देखते हुए कहा, तुझे नींद नहीं आ रही है? क्या गाना गा रही है इस समय? ज्योति कहती है, तू सो जा, रात बहुत हो चुकी है, खामखा डर जाएगा, वैसे ही इतना डरता है तू। वैभव कहता है, मैं नहीं डरता बरता, तू सो जा चुपचाप से। ये सुन के ज्योति हंसने लगी। वैभव कहता है, तू डराने की कोशिश मत कर, हंसना बंद कर और सो जा। ज्योति हंसते हंसते चुप हो गई। बस गाने गाए जा रही थी और उसकी वो आवाज़ किसी को भी सम्मोहित करने के लिए काफ़ी थी। ज्योति उठ के खाने की टेबल पर गई और वहाँ खाने के लिए कुछ ढूंढने लगी। वैभव कच्ची नींद में था। वो सुन पा रहा था बर्तनों की आवाज़। अचानक से फिर से उसके कदम बाथरूम की तरफ चल पड़े। खुद को शीशे में देख वो रुक गई और गर्दन को तिरछा करके बस सामने देख रही थी। इस वक्त तक वो बस खुद को देखे जा रही थी। अचानक सामने शीशे में जो उसे दिखाई दिया, वहाँ कोई हंस रहा था, उसे अपने पास बुला रहा था। ज्योति धीरे से शीशे के पास गई और अपने बालों को खींचने लगी। गुच्छे के गुच्छे उसके हाथ में आने लगे। वो चीख रही थी, चिल्ला रही थी, पर न जाने उसको क्या हो गया था। वो खुद को नुकसान पहुंचाने लगी। किसी भयानक आवाज में ऐसा लग रहा था जैसे कोई उससे बात कर रहा हो। उसका अपने शरीर पर और खुद पर काबू नहीं था। शीशे में आती आवाज कह रही थी, तूने मेरे बालों को बाहर निकालकर फेंक दिया था ना। ज्योति अपने बालों को इतनी बुरी तरह से खींच रही थी कि उसके सर की खाल भी उसके हाथों में आ गई थी। उसकी चीख पुकार सुन के उसके मम्मी पापा भी आ गए। उनके आते ही वो बेहोश हो गई और वो लोग फटाफट पास के किसी अस्पताल में लेके गए। डॉक्टर ने देखा कि इसकी ये हालत किसने की, पर किसी के पास कोई जवाब नहीं था। डॉक्टर ने उसे इंजेक्शन लगाया और कहा कि इसे सुबह होश आ जाएगा, आप लोग बाहर वेट कीजिए। मम्मी पापा वेटिंग एरिया में बैठे थे। वैभव होटल में अकेला था। डर लग रहा था उसे वहाँ, अनजान जगह, और मम्मी पापा भी साथ नहीं थे। सूरज ने कहा, संगीता मैं तुम्हें होटल छोड़कर आता हूँ, वैभव अकेला है वहाँ, यहाँ मैं देख लूँगा। सूरज ने संगीता को होटल छोड़कर आने के लिए एक टैक्सी बुक की। दोनों निकल गए वहाँ से। 3 बज रहे थे रात के। हॉस्पिटल में कोई नहीं था ज्योति के साथ इस वक्त। आखिरी बार डॉक्टर और नर्स ने उसे देखा था, तब उन्हें लगा कि अब सुबह आएंगे, तब तक इन्हें होश भी आ जाएगा। रात के 3 बजे ज्योति की आंख अचानक खुली और देख रही थी मैं कहाँ हूँ। वार्ड में थोड़ा अंधेरा था, कोई नज़र नहीं आ रहा था। उसने बाथरूम की लाइट देखी जो जल बुझ रही थी। ज्योति धीरे धीरे वहाँ जाने लगी। उसने अपने हाथ से सारी पट्टियाँ निकाल दी थीं। हाथों से खून टपकता हुआ जा रहा था। बाथरूम में आके उसने अपने चेहरे को देखा और देखा कि सर पर कुछ ही बाल बचे थे। उसके हाथ खुद ही सर की तरफ जाने लगे और उन्हें खींचने लगी। दर्द से तड़प रही ज्योति और सामने शीशे में खड़ी वो लड़की, दोनों अलग थे। वो सामने से देख के हंस रही थी और कुछ गुनगुना रही थी। यहाँ ज्योति की चीख सुन के नर्स भी आ गई
दरवाज़ा खोलकर देखा तो बेड पर कोई नहीं था। वो लाइट जलाने के लिए स्विच ऑन कर रही थी, पर लाइट नहीं जली। उसे पैरों के पास अचानक से ऐसा लगा जैसे चिपचिपापन सा हो। उसके हाथ में फ़ोन था। लाइट जलाई तो दिखाई दिया कि खून बिखरा पड़ा है। वो बहता हुआ खून बाथरूम की तरफ जा रहा था। बाथरूम में जाके देखा तो वहाँ ज्योति गिरी पड़ी थी। थोड़ी देर में पापा भी वापस हॉस्पिटल आ पहुँचे थे। डॉक्टर को बुलाया गया और ज्योति को उठा के बेड पर लेटाया। जहाँ डॉक्टर ने उसका चेकअप किया, खून बहुत ज़्यादा बह चुका था, जिस वजह से उसकी मौत हो गई। बाहर बैठे ज्योति के पापा को यह खबर दी गई। उन्होंने घर पर संगीता को बताया। इस सदमे से घर वालों का रो रो के बुरा हाल था। किसी को नहीं पता था क्या हुआ था ज्योति के साथ। वह 14 साल की बच्ची ही तो थी। हर कहानी की हैप्पी एंडिंग नहीं होती। कुछ राज ऐसे होते हैं जिनके बारे में आप कभी पता नहीं लगा पाते कि क्या हुआ था, क्यों हुआ था।